हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो है शोध अभिवृत्ति से जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसमें ये हमारा पार्ट 3 होगा। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट ऑलरेडी जो है कंप्लीट करा रखे हैं। उन सभी में 50-50 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है शोध अभिवृत्ति के उनको कंप्लीट कराया गया है। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाएं, वहां पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से। वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां पर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो जो है ये पार्ट 3 होगा। इसमें भी हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। और ये जितने भी वीडियो आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये सभी क्रैश कोर्स के तहत प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसा कि हमारे पास टाइम कम है इसीलिए हम जो है इस शॉर्ट टर्म में भी उन क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहे हैं जो कि एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इन प्रश्नों में बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से इस चैनल से लाभ मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। इससे पहले हम लोगों ने 100 क्वेश्चन जो है कवर किया है 2 पार्ट में। आपको याद होगा कि हमने जो है 100 क्वेश्चन 2 पार्ट में जो है कवर करने का प्रयास किया है और इसके बाद ये हमारा तीसरा पार्ट है और इसमें भी हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, उसे एक्सप्लेन करूंगा और उसका राइट आंसर बताने का प्रयास करूंगा। मैं चारों ऑप्शन को जो है रीड नहीं करूंगा, इससे बहुत सारा समय निकल जाएगा। इससे बहुत ही मैं अच्छे तरीके से जो है समझा के आपको जो है क्वेश्चन को कवर कराने का प्रयास करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 101 कहने के बजाय हम इसको 1 कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अनुसंधान परिकल्पना हाइपोथेसिस को परिभाषित करने का एक उपयोगी तरीका इन चारों विकल्पों में से कौन सा है। यह हमें बताना है कि अनुसंधान परिकल्पना, जिसको इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं, इसको परिभाषित करने का एक उपयोगी तरीका कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यह परीक्षण योग्य प्रस्ताव के विकास की अनुमति देता है। ये जो है एक आपका बेहतरीन तरीका है जिसके द्वारा जो है आप पता कर सकते हैं कि अनुसंधान परिकल्पना जो है इसको किस प्रकार से परिभाषित करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो, अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि भारत सरकार द्वारा हर 10 वर्ष के बाद जनगणना के आयोजन में उपयोग होती है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी अनुसंधान विधि है जो भारत सरकार द्वारा जो है हर 10 वर्ष के बाद जो आपकी जनगणना होती है उसके आयोजन में उपयोग में लाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण विधि का जो है उपयोग भारत सरकार के द्वारा जो है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना आयोजन में जो है उपयोग किया जाता है। इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछा जा रहा है कि एक 9 वर्षीय 7 वर्षीय की तुलना में लंबा है, यह एक किसका उदाहरण है। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि एक 9 वर्षीय जो है, अब 9 वर्षीय बालक भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो 9 वर्ष के बालक में और 7 वर्ष की जो है लड़की की तुलना में जो है लंबा है और हमें बताना है कि यह किसका उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस अनुभागीय अध्ययन का जो है ये एक उदाहरण है कि एक 9 वर्षीय जो है 7 वर्षीय की तुलना में लंबा है। इसको आप याद रखिएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आंसर क्या करना है, क्रॉस अनुभागीय अध्ययन का जो है यह एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि मूलभूत अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। मूलभूत अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बीच का जो है अंतर पूछा जा रहा है इसमें।
तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयोगिता का अंतर है। मूलभूत अनुसंधान की उपयोगिता अलग होती है और अनुप्रयुक्त अनुसंधान की जो है उपयोगिता अलग होती है। ये एक इसका मुख्य अंतर होता है, उपयोगिता। इसको याद रखिएगा, उपयोगिता इसका क्या है, मुख्य अंतर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है कि एक वास्तविक विश्व प्रयोगशाला बनाने के लिए किस प्रकार की विधि का उपयोग किया जा सकता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि एक वास्तविक विश्व प्रयोगशाला बनाने के लिए किस प्रकार की विधि का जो है उपयोग किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र प्रयोग विधि का जो है उपयोग किया जा सकता है एक वास्तविक विश्व प्रयोगशाला बनाने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि एक शोध अध्ययन में परीक्षा के प्रदर्शन पर इंटरनेट सफरिंग के प्रभाव को जानने के विश्लेषण में यह पाया गया है कि जैसे ही इंटरनेट सफरिंग में प्रयुक्त समय बढ़ता है परीक्षा प्रदर्शन कमतर होता जाता है। और यह अध्ययन एक किसका उदाहरण है, इनमें से बताना है कि किसका उदाहरण है ये जो हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सह संबंधी अनुसंधान का जो है यह एक बेहतर एग्जाम्पल है। आपको याद रखना चाहिए, प्रश्न में ये पूछा गया कि एक शोध अध्ययन में परीक्षा के प्रदर्शन पर जो है इंटरनेट सफरिंग के प्रभाव को जानने के विश्लेषण में यह पाया गया कि जैसे ही इंटरनेट सफरिंग में प्रयुक्त समय बढ़ता है परीक्षा प्रदर्शन कमतर होता जाता है। यह अध्ययन जो है सह संबंधी अनुसंधान का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसको आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका प्रश्न नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में सिद्धांत और मानव कार्य की व्याख्या की विधि किसके साथ जुड़ी हुई है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। और ये प्रश्न जो है दिसंबर 2006 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ऐसे भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हेर्मेन्यूटिक्स जो है आपका इससे संबंधित है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान में सिद्धांत और मानव कार्य की व्याख्या की विधि किसके साथ जुड़ी है। तो हेर्मेन्यूटिक्स के साथ जो है यह जुड़ी हुई है। आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि सामाजिक विज्ञान में सिद्धांत और मानव कार्य की व्याख्या की जो विधि है किसके साथ जुड़ी हुई है, तो हेर्मेन्यूटिक्स। ये नाम आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका प्रश्न नंबर 108, यानी कि प्रश्न नंबर 8 इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एक शोधकर्ता द्वारा लोगों के मूल निवास में सामाजिक व्यवहार का अवलोकन करने के लिए कौन सी अनुसंधान विधि का उपयोग किया गया है। इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक अवलोकन। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि एक शोधकर्ता है और उसके द्वारा लोगों के मूल निवास में सामाजिक व्यवहार का अवलोकन करने के लिए जो है अनुसंधान किया जाता है। और पूछा जा रहा है कि ये कौन सी अनुसंधान विधि का जो है वह उपयोग करता है। तो ये प्राकृतिक अवलोकन का जो है प्राकृतिक अवलोकन अनुसंधान विधि का जो है वो क्या करता है, उपयोग करता है। ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है आपका प्रश्न नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है कि दो चरों के अध्ययन के विषय में जब एक चर मूल्य में ऊपर और दूसरा नीचे चला जाता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नकारात्मक सहसंबंध के रूप में इसको जाना जाता है। दो चर के अध्ययन के विषय में जब एक चर मूल्य में ऊपर और दूसरा चर जो है नीचे चला जाता है तो उसे जो है किस रूप में जाना जाता है, तो नकारात्मक सहसंबंध के रूप में उसे जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है आपका प्रश्न नंबर 10। इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वेक्षण अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों में से किस निश्चित क्रम में लिया जाता है। हमें बताना है कि सर्वेक्षण अनुसंधान के संदर्भ में यहाँ पे कुछ जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसे हमें सही क्रम में लगाना है। तो आइए इसको सही क्रम में लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या आएगा, नमूने का चयन। पहले नंबर पे क्या करेंगे, नमूने का चयन। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तथ्यों का विश्लेषण आपका आएगा। तथ्यों का संग्रह होगा यहाँ पर। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे हम, तथ्यों का संग्रह। फिर उसके बाद आएगा तीसरे नंबर पे आपका तथ्यों का विश्लेषण आ जाएगा तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आपका निष्कर्ष आ जाएगा।
इसको आप याद रखिएगा। पहले नंबर पे क्या आएगा, नमूने का चयन, फिर उसके बाद क्या आएगा, तथ्यों का संग्रह, यानी कि जिस प्रकार के नमूने का हमने चयन किया है उसका हम क्या करेंगे, उससे संबंधित तथ्यों का हम संग्रह करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उन तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। फिर उसके बाद जो है कहीं निष्कर्ष तक जाकर हम पहुंचेंगे। तो जिस प्रकार से हमने क्रम में लगाया वो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न में यही पूछा गया कि सर्वेक्षण अनुसंधान के संदर्भ में जो है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे कि किस तरह से सर्वेक्षण अनुसंधान को कंप्लीट किया जाता है, इसका जो है हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर हमने उसी को क्रम में लगाया है, तो आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव है, और ये प्रश्न जो है आपका जून 2007 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी, यानी कि पहला जो दिया गया उपयोगिता और प्रासंगिकता, और बी जो दिया गया खोज योग्य है, तो और सी जो ऑप्शन दिया है ज्ञान में कुछ नया जोड़ने के लिए भी जो है आपका एक शोध जो है किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव है। तो ये तीनों जो ऑप्शन दिया गया है, ये तीनों परिस्थितियों में जो है एक शोध समस्या जो है संभव है, इसलिए हम ऑप्शन डी राइट आंसर लगाएंगे। ये प्रश्न जून 2007 में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है आपका प्रश्न नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसंधान किस दिशा में पहला कदम है। अनुसंधान जो है किस दिशा में जो है पहला कदम है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। ये प्रश्न जो है दिसंबर 2006 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक समस्या का पता लगाना जो है अनुसंधान क्यों किया जाता है। मैंने इसके बारे में बहुत जो है पहले पार्ट में भी बताया है और दूसरे पार्ट में भी बताया कि अनुसंधान जो है किसी समस्या का समाधान करने के लिए किया जाता है, उस समस्या को पता लगाने के लिए किया जाता है। जब समस्या का हम पता लगा लेते हैं तो उसका क्या करते हैं, समाधान करते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि अनुसंधान की दिशा में पहला कदम क्या होता है। जब हम अनुसंधान करने जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, जिस टॉपिक से जुड़े हम अनुसंधान करने जा रहे हैं उससे संबंधित हम समस्या का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप हमारा होता है समस्या का पता लगाना। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ये भी प्रश्न जो है दिसंबर 2004 में पूछा गया है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कथन दे दिए जाते हैं आपको और आपको बताना रहता है कि इन चारों स्टेटमेंट या कथन में से कौन सा कथन आपका राइट है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। तो इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन सत्य है। तो अनुसंधान में उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट जो है हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अनुसंधान में जो है उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, इसको आपको याद रखना है। और बाकी जितने भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं वो आपके गलत हैं। अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका एक ही ऑप्शन जो है राइट होगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत होंगे और आपको सही आंसर ही फाइंड आउट करके जो है ट्रिक करना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है आपका प्रश्न नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है कि एक अच्छी परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस से क्या तात्पर्य है। हमें चारों विकल्पों में से बताना है कि एक अच्छी परिकल्पना से क्या तात्पर्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यानी कि पहला जो दिया गया कि अधिकांश ज्ञात तथ्यों के साथ विधि पूर्वक विशिष्ट और सुसंगत होना चाहिए, और बी जो है ऐसे ढंग से निरूपित कथन जिसका तथ्यों के द्वारा परीक्षण किया जा सके, और सी जो दिया गया है कि सीमित दायरा और वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। एक अच्छी परिकल्पना से हमारा क्या तात्पर्य, तो ये तीनों होता है, ए और बी और सी, ये तीनों जो है हमारा एक अच्छी परिकल्पना से तात्पर्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें उपकल्पना जिसको हाइपोथेसिस बोलते हैं का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हमें बताना है कि निम्नलिखित या इन चारों विकल्पों में से किसमें उपकल्पना का वर्णन नहीं किया जा सकता है, हमें यह बताना है। तो आइए देखते हैं, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य परिभाषिक शब्दों में जो है आपका किसी भी उपकल्पना को जो है वर्णित नहीं किया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जाता है सामान्य परिभाषा के शब्दों में।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 15 का। अगर कहीं भी किसी प्रश्न में डाउट हो या प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप निसंकोच जो है अपने डाउट या डाउट वाले प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है कथन हमारा सही है, और ये प्रश्न दिसंबर 2006 में आपसे पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यानी कि पहला जो दिया गया कि अनुसंधान के उद्देश्यों को शोध के पहले अध्ययन में वर्णित किया गया है, और जो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगी कि शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, और सी जो हमारा दिया गया है कि परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है। तो इस प्रकार से ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी ये हमारे सही हो जाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। प्रश्न में यही पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको केयरफुली जो है अच्छे से वॉच करना है, रीड करना है कि क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। अभी तक हमने ऊपर कई सारे ऐसे भी प्रश्न देखे जिनमें एक आपको करेक्ट बताना था, यानी चार में से एक आपका राइट होगा और उसे फाइंड आउट करना था। लेकिन यहाँ पर आपको एक कंक्लूजन यानी कि एक डाउट की तरह प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर एक भी हो सकता है और तीनों स्टेटमेंट आपका सही हो सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया जाता है कि उपरोक्त में से सभी। अगर तीनों ऑप्शन आपके या तीनों स्टेटमेंट अगर सही होते हैं तो उस स्थिति में आप ऑप्शन डी का जो है राइट आंसर लगाएंगे। तो इसको आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है आपका प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि अच्छे अनुसंधान की अनिवार्य शर्तें कौन सी होती हैं, हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से। ये प्रश्न जून 2000 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अच्छी तरह से तैयार की गई उपकल्पना। प्रश्न में यही पूछा गया कि अच्छे अनुसंधान की अनिवार्य शर्तें कौन सी होती हैं, तो अच्छी तरह से तैयार की गई उपकल्पना जो है एक अच्छे अनुसंधान की अनिवार्य शर्त होती है, आपको याद रखना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसंधान प्रक्रिया की परिशुद्धता निम्न में से किस पर निर्भर करती है, हमें इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यानी कि पहला जो दिया गया है शोधकर्ताओं की निष्पक्ष अभिवृत्ति, और बी जो है न्यायादर्श का आकार, और सी दिया गया प्रयुक्त अनुसंधान विधि। प्रश्न में यही पूछा गया कि अनुसंधान प्रक्रिया की परिशुद्धता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो यानी कि यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा कि जो शोधकर्ता है उसके अंदर जो है निष्पक्ष अभिवृत्ति करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके साथ साथ न्यायादर्श का आकार कैसा है, यानी कि जो हमने नमूने का चयन किया है उसका आकार कैसा है, बड़ा होगा तो वहाँ पर जो है हम एक्यूरेट जो है निष्कर्ष तक पहुँचने में समस्या होगी, उसको विश्लेषण करने में, उस नमूने का विश्लेषण करने में भी जो है हमें समस्या होगी। और यहाँ पर दिया गया कि प्रयुक्त अनुसंधान विधि, यानी कि किस प्रकार की अनुसंधान विधि को जो है आप उपयोग में लेते हैं, ये जो है निर्भर करता है कि आपकी अनुसंधान प्रक्रिया जो है परिशुद्ध होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे इस प्रश्न के संदर्भ में, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा होगा वो है आपका प्रश्न नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बूथ महोदय को है जो वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण के पिता के रूप में जो है सम्मानित किया जाता है। बूथ महोदय को आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण के पिता के रूप में जो है किसको सम्मानित किया जाता है, तो बूथ महोदय को। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है कि एक शोध योजना क्या है, इन चारों विकल्पों में से बताना है शोध योजना के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा एक शोध योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पहला क्या दिया गया है, विस्तृत होनी चाहिए, यानी कि एक शोध योजना जो है विस्तृत होनी चाहिए। बी जो है आपका समीक्षा और टिप्पणियों के लिए दूसरों के समक्ष रखना चाहिए। और तीसरा जो दिया गया यहाँ पर सी ऑप्शन, शोध अध्ययन के लिए जो है तर्कशील हो। तो यहाँ पर ये तीनों जो है जो हमारा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा एक शोध योजना के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला जो प्रश्न हमारा है वो है आपका प्रश्न नंबर 21। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अनुसंधान योग्य समस्याओं के स्रोतों में क्या सम्मिलित किया जा सकता है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यानी पहला जो है शिक्षकों का शोधकर्ताओं के रूप में अपना अनुभव, बी जो दिया गया व्यवहारिक विषयों जिनका समाधान चाहिए, और सी जो है सिद्धांत और पूर्व अनुसंधान जो है आपका जरूरी है। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। प्रश्न में ये पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से अनुसंधान योग्य समस्याओं के स्रोतों को क्या सम्मिलित किया जा सकता है, स्रोतों में जो है क्या सम्मिलित किया जा सकता है, हमें ये बताना है। तो ये तीनों को जो है सम्मिलित किया जा सकता है अनुसंधान योग्य समस्याओं के स्रोतों के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 22। इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसंधान योजना का परिचय अनुभाग कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों आपका हो जाएगा। अनुसंधान योजना का परिचायक अनुभाग कौन सा है, तो ए बी सी ये तीनों जो है अनुसंधान योजना का परिचायक अनुभाग होता है। पहला जो दिया गया है पूर्व प्रासंगिक अध्ययन का अवलोकन, बी दिया गया है अध्ययन के उद्देश्यों का वितरण, और सी दिया गया है शोध प्रश्नों के निष्कर्षों का विवरण। तो ये तीनों जो है अनुसंधान योजना का एक परिचय अनुभाग होते हैं। इसको आप याद रखिएगा, अनुसंधान योजना के ये परिचय अनुभाग होते हैं ये तीनों। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपकल्पना होने के लिए मूलभूत आवश्यकता नहीं है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति के ज्ञान का खंडन। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी उपकल्पना होने के लिए मूलभूत आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि प्रकृति के ज्ञान का खंडन जो है उपकल्पना होने के लिए मूलभूत आवश्यकता नहीं हो सकती है। बाकी तीनों आपकी हो सकती है, जैसे तथ्यों पर आधारित होना, बोधगम्य होना, और डी जो दिया गया परिकल्पना में से निष्कर्ष निकालने की अनुमति। तो ये जो है आपके उपकल्पना होने के लिए मूलभूत आवश्यकता हो सकती हैं, लेकिन सी जो ऑप्शन दिया गया है हमारा प्राकृतिक के ज्ञान का खंडन, ये जो है उपकल्पना होने के लिए मूलभूत आवश्यकता नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है आपका प्रश्न नंबर 24। इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसंधान के उद्देश्यों को किस रूप में लिखा जा सकता है, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल विवरण के रूप में जो है अनुसंधान के उद्देश्यों को हम जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 25। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी प्रस्ताव को सत्य प्रमाणित करने के लिए नहीं होनी चाहिए, इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह विश्वास के साथ तर्क युक्त हो। प्रश्न में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी विशेषता किसी प्रस्ताव को सत्य प्रमाणित करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो यह विश्वास के साथ कि वो तर्कयुक्त हो, तो इसे जो है हम क्या करेंगे कि सत्य प्रमाणित करने के लिए जो है नहीं उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है आपका प्रश्न नंबर 26। इसमें पूछा जा रहा है कि विवरण में चरों के बीच कारण और प्रभाव की भविष्यवाणी के संबंध को क्या कहा जाता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रायोगिक उपकल्पना जो है इसको कहा जाता है। प्रश्न में यही पूछा गया कि विवरण में चरों के बीच कारण और प्रभाव की भविष्यवाणी के संबंध को क्या कहा जाता है, तो इसको प्रायोगिक उपकल्पना जो है कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 27 यानी कि 27। इसको पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि कारण और प्रभाव के संबंधों को विश्वसनीय बनाने के लिए क्या आवश्यक है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित प्रयोग का निष्पादन करना जो है बहुत ही आवश्यक है अगर हम कारण और प्रभाव के संबंधों को विश्वसनीय बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 28 है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है, हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से कि कौन सा कथन जो है हमारा सत्य है।
तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। उद्देश्य जो है सुस्पष्ट होने चाहिए। तो ये जो कथन हमारा है वो पूरी तरह से राइट होना चाहिए। अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपका उद्देश्य जो है सुस्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा इन चारों विकल्पों में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे पहला प्रश्न जो कि एक शोधकर्ता के मन में उसकी समस्या के समाधान के लिए सांख्यिकीय तकनीक के प्रयोग में आना स्वाभाविक है। हमें बताना है कि कौन सा जो है प्रश्न जो है एक शोधकर्ता के मन में उसकी समस्या के समाधान के लिए सांख्यिकीय तकनीक के प्रयोग में आना स्वाभाविक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या प्रदत्त को मात्रात्मक रूप दिया जा सकता है? तो ये प्रश्न जो है एक स्वाभाविक रूप से शोधकर्ता के मन में आता है सांख्यिकीय तकनीक के प्रयोग में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा होगा वो है आपका प्रश्न नंबर 30। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तथ्यों के संग्रह की विधि है? इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। साक्षात्कार जो है तथ्यों के संग्रह की एक विधि होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रदत्त संग्रह की कौन सी ऐसी तकनीक है जिसमें मध्यस्थ समेत कई प्रतिभागी एक विशिष्ट और परिभाषित विषय पर बल देते हैं, समूह में परस्पर विचार विमर्श होता है और अर्थ का संयुक्त निर्माण होता है। तो हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, फोकस समूह। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से प्रदत्त संग्रह की कौन सी ऐसी तकनीक है जिसमें मध्यस्थ समेत कई प्रतिभागी एक विशिष्ट और परिभाषित विषय पर बल देते हैं, समूह में परस्पर विचार विमर्श होता है और अर्थ का संयुक्त निर्माण होता है। तो फोकस समूह के अंतर्गत जो है यह सब होता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 32। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में कौन सी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है? इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, संदर्भ संग्रह की जो है आवश्यकता नहीं होती है एक प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है? ये प्रश्न जो है आपका दिसंबर 2009 में पूछा गया है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सामग्री विश्लेषण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंटेंट एनालिसिस इसको बोला जाता है, सामग्री विश्लेषण को। प्रश्न में यही पूछा गया कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है? तो सामग्री विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है इसमें वो है प्रश्न नंबर 34। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शोधकर्ता कौन सी अध्ययन विधि को शिक्षा के स्तर और उपलब्धि के बीच संबंधों का अनुमान लगाने के लिए प्राथमिकता देता है? इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सहसंबंधी। प्रश्न में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से एक शोधकर्ता कौन सी अध्ययन विधि को शिक्षा के स्तर और उपलब्धि के बीच संबंधों का अनुमान लगाने के लिए प्राथमिकता देता है? तो सहसंबंधी विधि का। यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 35। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माप सरलतम रूप है? इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन सा माप जो है एक सरलतम रूप है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सांकेतिक। सांकेतिक माप जो है एक सरलतम रूप होता है, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा होगा ये है आपका प्रश्न नंबर 36। इसमें पूछा जा रहा है कि एक संतोषजनक सांख्यिकी या मात्रात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? ये प्रश्न जो है दिसंबर 2005 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर डी, लचीलापन। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि एक संतोषजनक सांख्यिकी या मात्रात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो लचीलापन उसके अंतर्गत
जो है नहीं होना चाहिए, इसको आप याद रखना है। ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिसंबर 2005 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 37। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से स्टीवन के माप के चार स्तर का सही क्रम है। हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से कि निम्नलिखित में से कौन से स्टीवन के माप के चार स्तरों का सही क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सांकेतिक, क्रमसूचक, अंतराल और अनुपात जो है स्टीवन के माप के चार स्तरों का सही क्रम है। किस क्रम में होगा, सांकेतिक, क्रमसूचक, अंतराल और अनुपात। यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है आपका प्रश्न नंबर 38। इसमें दिया गया है कि कारक विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है। हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से। और ये प्रश्न जो है जून 2009 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो मैं बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के प्रश्न जो है शोध अभिवृत्ति से पूछे जाते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कई चरों के बीच अंतर जानने के लिए। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कारक विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है। कई चरों के बीच में जो है अंतर को जानने के लिए हम कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 39। ये प्रश्न जो है आपका मैचिंग वाला प्रश्न है, जिसमें मिलान करते हैं हम सूची ए को सूची बी के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूची ए में साक्षात्कार के बारे में दिया गया है और सूची बी में अर्थ के बारे में दिया गया है। तो इसको आइए मिला लेते हैं, मैच कर लेते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पर पहला जो आपका मैच करेगा यानी कि संरचित साक्षात्कार है वो चौथे के साथ मैच करेगा। यहाँ पर पूर्व निर्धारित प्रश्न जो है इसका अर्थ होगा हमारा संरचित साक्षात्कार के अंतर्गत जो है। और जो बी आपका मैच करेगा वो आपका किसके साथ मैच करेगा, पहले के साथ मैच करेगा। असंरचित साक्षात्कार जो है अधिक लचीलापन दृष्टिकोण होता है इसमें। और फिर जो आपका सी मैच करेगा वो मैच करेगा दूसरे के साथ। केंद्रित साक्षात्कार का मतलब होता है उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों पर ध्यान देना। तो यहाँ पर इसका राइट जो है इससे मैच हो जाएगा दूसरे के साथ सी का। और डी जो मैच करेगा आपका वो मैच करेगा तीसरे के साथ, ठीक है। क्लिनिकल साक्षात्कार के अंतर्गत जो है व्यक्तिगत जीवन का अनुभव लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं। मैचिंग वाले क्वेश्चन को जो है आप केयरफुली मैच करें। आप जो है इसको जो पूछा जा रहा है उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। साक्षात्कार से जो है अर्थ को इसमें मिलाना है। और मैचिंग वाले क्वेश्चन कई टाइप से जो है बनाए जाते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस जो है मैक्सिमम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे चेक कर लेते हैं कि कूट में हमारा कौन सा आंसर राइट है। तो यहाँ पर कूट में आप देख सकते हैं हमने जिस प्रकार से मैच किया उस प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं मैचिंग वाले। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 40। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंधी मूल्य सबसे सुदृढ़ है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, -1.00 जो है आपका सहसंबंधी मूल्य सबसे सुदृढ़ है। इसको आप याद रखना है इन चारों विकल्पों में से। तो इस प्रकार के भी प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। इसमें दिया गया है कि बुद्धिमत्ता परीक्षण स्कोर और ग्रेड के बीच में कौन सा संबंध होता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सकारात्मक संबंध होता है। प्रश्न में क्या पूछा गया कि बुद्धिमत्ता परीक्षण स्कोर और ग्रेड के बीच में कौन सा संबंध होता है। तो आपको याद रखना है सकारात्मक जो है संबंध आपका होता है। इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है आपका प्रश्न नंबर 42। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के उच्चतम मूल्य को प्रतिबिंबित करते हैं। यहाँ पर हमें इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के उच्चतम मूल्य को प्रतिबिंबित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, -0.92 जो है कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के उच्चतम मूल्य को प्रतिबिंबित करते हैं। इसको आप अगर उच्चतम मूल्य के बारे में पूछे कि उच्चतम मूल्य को जो है कौन सा ऑप्शन इनमें से प्रतिबिंबित करता है कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के अंतर्गत, तो -0.92 जो हो आपका राइट आंसर होना चाहिए। इसको आप याद रखिएगा, क्या होना चाहिए,
0.92। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 43। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुण को मापने के लिए लिकर्ट द्वारा विकसित प्रारूप जिसका कि व्यापक उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जो है इसका राइट आंसर बताना है इस प्रश्न का। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस गुण को मापने के लिए लिकर्ट द्वारा विकसित प्रारूप जिसका व्यापक उपयोग क्या होता है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मनोवृत्ति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 44। इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसंधान के क्षेत्र में निष्पक्षता का क्या अर्थ होता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। निष्पक्षता का अर्थ पूछा जा रहा है अनुसंधान के क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुसंगत निष्कर्ष हमें प्राप्त हो, इसलिए अनुसंधान के क्षेत्र में निष्पक्षता जो है होनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 45। इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसंधान की निष्पक्षतावाद को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन चारों विकल्पों में से बताना। ये प्रश्न जो है जून 2009 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ऐसे भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यानी कि पहला क्या है, निष्पक्षता के माध्यम से, यानी कि हम निष्पक्ष अनुसंधान करें, रिसर्च करें। और बी जो है आपका विश्वसनीयता के माध्यम से, क्योंकि वो जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हो, विश्वसनीय हो। और सी जो दिया गया है कि वैधता के माध्यम से, यानी कि उसकी वैलिडिटी, यानी कि वो ऑथेंटिक हो, जो भी हम डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं, आंकड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या हो, जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो। तो इन तीनों के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, अनुसंधान की निष्पक्षतावाद को जो है बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जून 2009 में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 46। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से कौन सी वैधता ऐसी विशेषता को मापने से संबंधित है जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जा सकता है पर यह कल्पना की जा सकती है कि उसका अस्तित्व है। तो कौन सी वैधता ऐसी है, हमें इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्माण वैधता। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। इसमें पूछा जा रहा है कि क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है, हमें यह बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक जीवन की स्थितियों से जो है क्षेत्र अध्ययन जो है परिस्थिति क्या होती है, संबंधित होती है। प्रश्न में क्या पूछा गया था कि क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होती है, तो वास्तविक जीवन की स्थितियों से जो है यह संबंधित होती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है आपका प्रश्न नंबर 48। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैधता सत्यापित करती है कि माप की विधि उस विषय वस्तु को माप सकने में सक्षम है जिसके लिए वह अपेक्षित है। इन चारों विकल्पों में से बताना है आपको सही आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सामग्री वैधता। प्रश्न में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी वैधता जो है सत्यापित करती है कि माप की विधि उस विषय वस्तु को माप सकने में सक्षम है जिसके लिए वह अपेक्षित है। तो ये सामग्री वैधता के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी प्रश्न में अगर डाउट हो, नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं वीडियो को फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा सकूँ। अगर आपको कोई असुविधा होती है तो उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए ताकि आपके ये जो 5 प्रश्न बनने हैं किसी भी यूनिट से, अभी मैं शोध अभिवृत्ति करा रहा हूँ, उसके बाद मैं संप्रेषण का यूनिट जो है कंप्लीट कराऊंगा। तो इस तरह से जितने भी यूनिट है मैं उसमें इतने सारे क्वेश्चन आपको इन कम समय में प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी अगर आपने पहले से नहीं की है तो भी अच्छे तरीके से हो जाए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 49। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैधता शोध अध्ययन के परिणामों के अध्ययन से परे स्थितियों के लिए भी लागू होती है, अर्थात जिस सीमा तक निष्कर्षों को सामान्यीकृत किया जा सकता है। तो हमें बताना है कि वो कौन सी वैधता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाहरी वैधता। प्रश्न में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी वैधता शोध अध्ययन के परिणामों के अध्ययन से परे स्थितियों के लिए भी लागू होती है, लेकिन जिस सीमा तक निष्कर्षों की सामान्यीकृत किया जा सकता है उस स्थिति तक। तो बाहरी वैधता जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 50 और ये वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि जिस सीमा तक रिसर्च, डिजाइन और डेटा शोधकर्ता को कारण और प्रभाव एवं डेटा के भीतर अन्य संबंधों के बारे में सटीक निष्कर्ष आकर्षित करने के लिए अनुमति देता है, उसको क्या कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक वैधता जो है इसको कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा कि जिस सीमा तक रिसर्च, डिजाइन और डेटा शोधकर्ता को कारण और प्रभाव एवं डेटा के भीतर अन्य संबंधों के बारे में सटीक निष्कर्ष आकर्षित करने के लिए जो है अनुमति देता है, उसको हम आंतरिक वैधता कहते हैं। आप इसको याद रखिएगा, क्या? आंतरिक वैधता। आंतरिक वैधता इसको कहा जाता है। तो ये रहा हमारा वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने ये 50 प्रश्न आपको कराए, ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया और ये हमारा पार्ट 3 था इस यूनिट से। इसको आप याद रखिएगा, ये हमारा क्या था? पार्ट 3 था शोध अभिवृत्ति वाले यूनिट से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने 50 प्रश्न आप सभी को कराए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर किसी प्रश्नों में अगर आपको डाउट हुआ होगा, कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ कमेंट में जो है आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया जाए। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो अच्छा फीडबैक आप लिख सकते हैं और कोई समस्या है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और एप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है आप हमारी वीडियो को कंटिन्यूअस देखते हैं और हमें आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। बहुत सारा एफर्ट लगता है वीडियो को बनाने में, जैसा कि आपको पता है 50 क्वेश्चन को कवर करने में बहुत सारा टाइम लगता है। उसके साथ ही साथ इसको फिर एडिट करना, फिर उसके साथ साथ इंटरनेट पे अपलोड करना, तो बहुत सारा जो है मेहनत का काम हो जाता है। लेकिन आप अगर लाइक करते हो तो हमें लगता है कि हमारा मेहनत जो है पूरी तरह से सफल हो गया। तो इसलिए हम मोटिवेट होते रहते हैं कि आपको ज़रूरत है हमारे जो है मदद की, तो इसलिए हम कंटिन्यूअस जो है प्रयास करते रहते हैं कि आपकी हेल्प हो सके। और इसके साथ साथ एक बात और फ्रेंड्स, कि आप जो है अपनी प्रिपरेशन को जो है एकदम कंटिन्यू रखिए, 1 घंटे के लिए भी नहीं छोड़िए। आप जितनी आपकी पोटेंशियल है, मतलब एग्जाम तक आप 6 घंटे पर डे के हिसाब से पढ़ सकते हैं। जितनी पोटेंशियल है आपके 8 घंटा 9 घंटा जितना पढ़ने का, आप उतना पढ़िए। कोशिश करिए प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं तो आप एक्सप्लेन जो ऐसे बुक्स हैं जिसमें एक्सप्लेन में सॉल्व दिया है तो उसको सॉल्व करिए, क्योंकि एक प्रश्न के साथ अगर आप सॉल्व को पढ़ते हैं तो उसके साथ 4-5 प्रश्न और बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो 1 लाइनर वाले सॉल्व मत कीजिए, जिसमें व्याख्यान के साथ दिया हो, यानी कि एक्सप्लेन के साथ जो है प्रश्नों को दिया हो, तो उसी को जो है सॉल्व करिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। फर्स्ट पेपर भी उसी तरह सॉल्व करिए, सेकेंड पेपर भी उसी तरह से सॉल्व करिए। सेकेंड पेपर आपका कुछ भी हो, सामाजिक विज्ञान हो या आपका ज्योग्राफी हो या तो फिर हिस्ट्री हो, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आप उसका व्याख्यात जो है पेपर सॉल्व करिए। बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर आपको परचेज करना है तो आप परचेज कर लीजिए दुकान से, या ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। अगर आपको नई बुक मिलती है तो आप मुझे बताइए, मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप बाई कर लीजिए। या खुद से बाई कर सकते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं। तो आप इन कम समयों में पूरा सिलेबस तो नहीं कवर कर सकते हैं, लेकिन आप जो है प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं पूरी तरह से वादा करता हूं कि आपका नेट जो है क्रैक हो जाएगा। बात मानिए, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, व्याख्यान के साथ सॉल्व करते हैं, तो नेट आपका क्लियर हो जाएगा। हम जब सिलेबस को कवर करते हैं तब हमारा नेट के साथ जेआरएफ कवर होता है। तो यहाँ पर अगर आप नेट कवर करना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई होना चाह रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को व्याख्यान रूप से सॉल्व करिए, क्योंकि समय का बहुत ज़्यादा अभाव है। तो आप निश्चित रूप से ये काम करिए। मैं थोड़े से जो भी आइडियाज़ होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, जो आपके लिए अच्छा होगा उसके बारे में बताता हूं, ताकि आपको इन कम समय में जो है कम एफर्ट लगाकर भी जो है कुछ अचीवमेंट प्राप्त हो जाए या आपको सफलता प्राप्त हो जाए। आप नेट क्वालिफाई होना चाहते हैं तो नेट क्वालिफाई हो जाए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो का सेशन पसंद आया होगा। जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई वो भी आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको अच्छा लगा होगा। और नए व्यूवर हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए, क्योंकि इस चैनल पर लगभग सभी एग्जामों से जुड़े जो है वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए या कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस टॉपिक के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।